नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्टडी लवर वीकू में। हमने एक क्लास का सीरीज शुरू किया था जिसमें हम आगामी एग्ज़ाम एसएससी जीडी 2023 के लिए पॉलिटी का रिवीजन कर रहे थे। इस रिवीजन के दौरान हमने देखा मूल अधिकार के ऊपर हमने चर्चा कर लिया, साथ ही राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर हमने चर्चा किया और जो संविधान की प्रमुख समितियाँ थी इसके ऊपर हमने चर्चा कर लिया था। हमने आपको पहले ही बताया था यह जो क्लास होगा सिर्फ रिवीजन बेस के उद्देश्य से बनाया जा रहा है शॉर्ट टर्म में, ताकि इसको आप एयरफोन के माध्यम से लगा के सुन सके। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप वीडियो को 2-3 बार सुने और आपको जो है इससे बनने वाला कोई भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। हम जो है आज चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर, जिसे डेरिवेटिव प्रिंसिपल भी कहा जाता है। देखिए, इसको हम डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो मूल अधिकार से किस प्रकार राज्य का नीति निर्देशक तत्व भिन्न है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो नोटिफिकेशन है आपके पास जल्दी पहुँचे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न उठता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या है। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार का निर्देश है। क्या है? निर्देश है, सकारात्मक निर्देश है जो सरकार को संविधान के द्वारा दिया गया है। क्या है? सकारात्मक निर्देश है जो सरकार को दिया गया है संविधान के द्वारा। तो सीधी सी बात है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हम देखते हैं जो यह एक निर्देश है जो सरकार को दिया गया है और यह भाग 4 में, कितने? भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। जो प्रश्न बनने की संभावना यहाँ से है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो किस भाग में है, तो यह भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका क्या है? वर्णन मिलता है। दूसरा प्रश्न जो यहाँ से बनने की संभावना है, इसे कहाँ से लिया गया है या किस देश से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किए हैं, तो हम देखते हैं जैसे आयरलैंड के, कहाँ? आयरलैंड से इसे क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। अब दो चीज को यहाँ पे हम फोकस करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर दूंगा आप लोगों को। इसे भाग 4 में, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में है तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम इसको छोटा सा डिस्कस करते हैं। उद्देश्य देखिए, राज्य के नीतिक निर्देश को भारत के संविधान में शामिल करने के पीछे एक ही उद्देश्य था कि भारत के राज्य को किस प्रकार का बनाया जाना चाहिए, वह एक कल्याणकारी राज्य हो। जो यह नीति निर्देशक तत्व है जो एक निर्देश है जो सरकार को निर्देश देता है जो राज्य जो है भविष्य में आने वाला किस प्रकार का होना चाहिए, या जो भारत का राज्य जो है भविष्य में एक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। इसके ऊपर में हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यह कोई डिटेल्स ओरिएंटेड टॉपिक है, ठीक है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या मूल अधिकार से भिन्न। देखिए, हमने भाग 3 में 12 से 35 में मूल अधिकार के ऊपर चर्चा किया था। तो प्रश्न उठता है, जो पूछने की संभावना बनती है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है मूल अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, मूल अधिकार जो है मूलतः नकारात्मक निर्देश है, जो सरकार को दिया गया निर्देश है यह नकारात्मक है। जबकि हमने पहले ही बताया आपको जो डीपीएसपी है अर्थात जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यह एक सकारात्मक निर्देश है जो राज्य को दिया गया है संविधान के द्वारा। दूसरा पॉइंट जो जानने योग्य है इसमें, यह मूल अधिकार से किस प्रकार भिन्न है, तो हमने आपको बताया था जो मूल अधिकार का उल्लंघन होने पे हम सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु नीतिक निर्देशक तत्व का किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पे हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अर्थात दोस्तों, जो नीति निर्देशक तत्व है वह अपरिवर्तनीय है तथा अबाध योग्य है। समझ गए? जो बेसिक चीज जानने योग्य है इसमें, यह मूल अधिकार से किस प्रकार भिन्न है, तो मूल अधिकार के उल्लंघन होने पे हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि यह बाध योग्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि यह अबाध योग्य है। अब इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है 37 क्या कहता है, जो यह जो है नीति निर्देशक तत्व शासन में मूलभूत है। अनुच्छेद 37 कहता है जो नीति निर्देशक तत्व है जो शासन में मूलभूत है और यह राज्य का
कर्तव्य है जो इसको कानून के माध्यम से लागू करे। देखिए क्या कह रहा है, राज्य का कर्तव्य है जो इसको कानून के माध्यम से लागू करे, परंतु यह जो है अपरिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 ही कह रहा है जे नीति निर्देशक तत्व जो है अपरिवर्तनीय नहीं है। यानी आप समझ गए होंगे अबाध्य योग्य, बाध्य योग्य, अपरिवर्तनीय का क्या आशय होता है। यानी अनुच्छेद 37 ही उल्लेख कर रहा है जे इसका उल्लंघन होने पर आप किसी भी प्रकार के कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अब हम ने थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर इसके ऊपर चर्चा कर लिया। अब हम जो इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो देखिए काफी सारा इसमें अनुच्छेद है, परंतु जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 36 देखिए, अनुच्छेद 36 ठीक जो अनुच्छेद 12 है जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, क्या चीज का, राज्य का परिभाषा दिया गया है, उसी प्रकार से अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, सेम एज इट 12 की तरह। अनुच्छेद 38 कहता है यह जो है राज्य को निर्देश देता है, राज्य जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था कायम करेगा। क्या करेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कायम करेगा। इसका जो 38 में जो एक अन्य आर्टिकल है इसमें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आय की असमानताओं को दूर करना। राज्य का कर्तव्य क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा आय की असमानताओं को दूर करना। तो हमने एक अनुच्छेद 36 को देखा, फिर अनुच्छेद 38 को देखा। अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसमें 39 है। देखिए 39 में काफ़ी सारा भाग है ABCD करके, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो अनुच्छेद 39 का A है, ये क्या कहता है, रोजी रोटी का पर्याप्त साधन। क्या, रोजी रोटी का पर्याप्त साधन कौन मुहैया कराएगा, राज्य सरकार। अनुच्छेद 39 का ए कहता है जो राज्य सरकार का कर्तव्य होगा जो वह पब्लिक को रोजी रोटी का साधन क्या करेगा, मुहैया कराएगा। और इसके साथ में जो इसका डी है 39 का डी क्या कहता है, जो यह समान कार्य के लिए समान वेतन का भुगतान करेगा। देखिए कितना अच्छा अनुच्छेद कह रहा है, यह कह रहा है जो किसी भी महिला तथा पुरुष जो एक ही काम को करती है उसके लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितना वेतन पुरुष को मिलेगा उतना ही वेतन महिला को भी मिलेगा। यानी लिंग के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, वह है अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 क्या कहता है, जो राज्य जो है, सरकार जो है ग्राम पंचायत का गठन करेगा। क्या करेगा, ग्राम पंचायत का गठन करेगा। और देखिए हमने क्या कहा था जी, यह एक निर्देश है, सकारात्मक निर्देश है जो संविधान सरकार को देता है। देखिए अनुच्छेद 40 ने कहा जो राज्य जो है ग्राम पंचायत का गठन करेगा और इसी के तहत 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में, क्या बोला मैंने, 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में एक भाग 11 को संविधान में ऐड किया गया जो किससे संबंधित था, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। देखिए हमने क्या बात किया, अभी हमने आपको बताया 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 11 में पंचायती राज व्यवस्था को ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 41 अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 जो है राज्य को कहता है जो आप जो लोगों को रोजगार का अधिकार देंगे। क्या देंगे, लोगों को रोजगार का अधिकार देंगे। और सरकार ने इसे लागू करने का प्रयास भी किया है। आप जो मनरेगा कार्यक्रम देख रहे हैं जिसे 2005 से लागू किया गया है, यह जो है इसी अनुच्छेद की देन है। किसका, अनुच्छेद 41 जो क्या कहता है, सरकार को निर्देश देता है रोजगार में लोगों को अधिकार देना। नेक्स्ट देखते हैं 43। देखिए 43 है कुटीर उद्योग का विकास करेगा। यह महात्मा गांधी की सोच की उपज थी। कुटीर उद्योग, वह बड़े बड़े औद्योगिक उद्योगों के खिलाफ थे। वह चाहते थे जो छोटे छोटे उद्योगों का विकास हो गाँव में, इसीलिए इसको सम्मिलित किया गया था। क्या, 43 इसमें कहते हैं कुटीर उद्योगों के विकास को सरकार जो है बढ़ावा देगा। इसके साथ देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण याद करने वाली चीज है वह है 43 का बी। कितना, 43 का बी। 43 के बी में 97 संविधान संशोधन करके 97 संविधान संशोधन करके 2011 में इसमें जो है ऐड किया गया जो
व्यक्ति जो है क्या सहकारी संस्था का निर्माण करेगा। क्या करेगा? सहकारी संस्था का निर्माण करेगा। और इसी के तहत हम देखते हैं वर्तमान में जो हमारे सहकारी मंत्री है अमित शाह जी है। उसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 44, इसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। देखिए भारत में जो है सिविल कानून के लिए अलग अलग कानून हैं। दो प्रकार के कानून होते हैं, एक होते हैं सिविल और एक होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल में अगर हिंदू मुस्लिम कोई भी क्राइम करता है तो उसके लिए एक प्रकार की पनिशमेंट का उल्लेख है, परंतु सिविल कानून में हिंदू के लिए कुछ अलग कानून है और मुस्लिम के लिए अलग कानून है। इसीलिए जो है हमारा अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता। क्या करता है? समान नागरिक संहिता की बात करता है। और यह जो है भारत का एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। और वर्तमान में हम देखते हैं उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 46 क्या कहता है। अनुच्छेद 46 कहता है सरकार जो है SC ST और OBC के लिए, सरकार जो है SC ST और OBC के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। क्या कर सकती है? विशेष प्रावधान कर सकती है। और इसी के तहत सरकार ने काफ़ी सारे आयोगों का क्या किया? गठन भी किया है। हम देखते हैं SC आयोग, ST आयोग, OBC आयोग का गठन भी किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 47। देखिए 47 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें जो है लोक स्वास्थ्य तथा मद्य निषेध जैसे चीज़ों को मेंशन किया गया है। क्या किया गया है? लोक स्वास्थ्य तथा मद्य निषेध जैसे चीज़ों को मेंशन किया गया है। और इसी अनुच्छेद को लागू करवाने के लिए गुजरात और बिहार ने अपने राज्यों में मद्य निषेध जैसे कानून को बनाया है। अभी बहुत ही चर्चा में बिहार का जो मद्य निषेध कानून है बहुत ही चर्चा में है। अब देखिए नेक्स्ट जो हम देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 जो है पशुधन से संबंधित है। क्या है? पशुधन से संबंधित है तथा यह क्या गोवध का निषेध करता है। क्या करता है? गोवध का निषेध करता है। इसमें जो महत्वपूर्ण एक और अनुच्छेद याद करने लायक है वह है 48 का ए। 48 का ए जो है निर्देश देता है राज्य को पर्यावरण संरक्षण। राज्य सरकार जो है क्या करेगा? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कानून बनाएगा। और इसी के तहत देखते हैं भारत सरकार ने कानून बनाया जिसमें वन का भारतीय क्षेत्रफल का 33% होना अनिवार्य है। यानी कि भारत में 33% वन का होना अनिवार्य है। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 49, जिसमें कहा गया है जो कलात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इमारत है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तथा कलात्मक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण इमारत है सरकार इसका क्या करेगा? संरक्षण करेगा। और इसी के तहत सरकार जो है लाल किला जैसे, ताजमहल जैसे इमारतों को क्या करती है? संरक्षण और सुरक्षा मुहैया प्रदान करवाती है। अब देखिए जो इसका लास्ट दो अनुच्छेद है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में यह कहा गया है जो कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से क्या होगा? अलग होगा। देखिए अमेरिका के संविधान को जब आप देखिएगा उसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों अलग अलग 3 पिलर है, परंतु भारत में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन है, परंतु न्यायपालिका जो है इससे अलग है। यानी कार्यपालिका विधायिका दोनों तो एक है, परंतु न्यायपालिका जो है दोनों से इसे भिन्न किया गया है। नेक्स्ट जो है हम इस पर चर्चा करते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 यह कहता है जो राज्य जो है, राज्य का कर्तव्य होगा जो वह अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देगा। तो हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद के ऊपर चर्चा किया। और लास्ट में जो 2 चीज़ें क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जब हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बारे में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो जब इसका मूल्यांकन के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो देखिए केटी शाह जी हैं। कौन? केटी शाह। वह क्या कहते हैं आलोचना में? वह कहते हैं जो नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा चेक है। क्या है? एक ऐसा चेक है जो बैंक के इच्छा पर है जो इसका वह भुगतान करेगा कि नहीं करेगा। क्या कहते हैं? जो यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के इच्छा पर डिपेंड है जो वह इसका भुगतान करेगा कि नहीं करेगा। परंतु अंबेडकर जी ने इसकी सराहना की है। अंबेडकर जी ने कहा है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वह
आर्थिक लोकतंत्र को लागू करने में भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने इस क्लास में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के ऊपर चर्चा किया। आप 2 से 3 बार इसे ईयरफोन के माध्यम से सुनिएगा, ठीक है। जो आपके आगामी एग्जाम में इससे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।